ओके ठीक है, आज हम देखेंगे फंक्शन पॉइंटर। ओके, फंक्शन पॉइंटर देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन कैन एक्सेप्ट pointer as argument which allow function to modify outside data। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे फंक्शन पॉइंटर के बारे में। इसका मतलब क्या है कि हम पॉइंटर को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन को हम क्या करेंगे, पॉइंटर पास करेंगे ओके एज आर्गुमेंट, और फिर फंक्शन पॉइंटर के ज़रिए आउटसाइड जो भी डेटा है जिसका एड्रेस मिला है उसको मॉडिफाई कर सकता है। ओके, सो नाउ हियर इट कॉज side effect, it cause the side effects। so meaning of the side effect is that side effect का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं ओके, तो फंक्शन को जो हम डेटा पास करते हैं तो फंक्शन के अंदर जो भी हम कुछ चेंज करते हैं वो उसका रिफ्लेक्शन बाहर होता है ओके, तो इसी को साइड इफेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब फंक्शन के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो आउटसाइड डेटा जो पास किया है फंक्शन को वो डेटा क्या होता है, चेंज होता है, उसके अंदर चेंज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ साइड इफेक्ट। ओके, सो ये साइड इफेक्ट जो रिड्यूस करने के लिए अभी एक नया प्रोग्रामिंग स्टाइल आया है जिसी को हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसी को बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये साइड इफेक्ट रिड्यूस करता है। ठीक है, सो चलो अभी बात ये पॉइंटर, हाउ टू यूज़ द पॉइंटर इन अ फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू यूज़ पॉइंटर एज आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। ओके, तो फंक्शन के अंदर हमें पॉइंटर एज आर्गुमेंट क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, फंक्शन को जो भी आप पैरामीटर डिक्लेयर करते हो वो पॉइंटर टाइप के डिक्लेयर करने हैं ताकि आप किसी मेमोरी किसी वेरिएबल का एड्रेस फंक्शन को पास कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें जब भी बात आती है फंक्शन पॉइंटर की, मतलब फंक्शन के अंदर पॉइंटर यूज करने की बात आती है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम कोई फंक्शन है उसको कुछ डेटा पास करते हैं एज अ आर्गूमेंट। ओके, सो किसी फंक्शन को हम डेटा एज आर्गूमेंट पास करते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरीके से, मतलब टू वे से डेटा पास करते हैं। ओके, सो हियर देयर इज़ अ टू वे टू पास डेटा टू द फंक्शन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फर्स्ट वे इज दैट कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड वे इज दैट कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो इसके बारे में इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कॉल बाय वैल्यू एंड व्हाट इज़ द कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, सो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा हम फंक्शन को पास करते हैं एज आर्गूमेंट के तौर पे वो डेटा कॉपी होता है। ओके, तो उसी को हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हम फंक्शन को पास करते हैं वो डेटा कॉपी नहीं होता, डायरेक्ट हम उस फंक्शन को उसका एड्रेस ही पास करते हैं। तो अगर फंक्शन उस एड्रेस के ऊपर कुछ मॉडिफाई करेगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है,
सो अभी राइट नाउ हियर कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कंसेप्चुअली कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ओके, सो मानो कि यहाँ पे ये एक आपका डेटा है, यहाँ पे ओके, ये आपका डेटा है और मानो ये आपका एक फंक्शन है। ओके, ये एक फंक्शन है, ठीक है। सो एक डिब्बा है, ओके, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये एक फंक्शन है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेटा है, तो इसको, ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। ओके, तो जैसे भी हम ये डेटा को इस फंक्शन को पास कर देंगे, ओके, इस फंक्शन को पास कर देंगे, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ये डेटा जो है ये कॉपी होता है। ये डेटा क्या होता है, कॉपी होता है, तो मतलब पेस्ट। ओके, तो ये कॉपी होता है डेटा और ये कॉपी होके इसके अंदर आता है, इसके अंदर। ओके, मतलब इसकी कॉपी आती है। ओके, मतलब इसकी कॉपी आती है यहाँ पे। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा पास हुआ है, लेकिन उसकी कॉपी पास हुई है। तो ये जो डेटा है ये इसकी कॉपी इस फंक्शन के अंदर चली गई। अब ये फंक्शन इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है तो ये इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तो कॉपी आ गई ना इसके अंदर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर डेटा जब पास होता है फंक्शन को, तो डेटा कॉपी बन के जाता है फंक्शन के अंदर। ओके, और जैसे ही फंक्शन उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करता है डेटा को, तो उसका साइड इफेक्ट बाहर नहीं होता, मतलब आउटसाइड डेटा चेंज नहीं होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब बात करो कॉल बाय रेफरेंस की, तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉल बाय रेफरेंस, अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि मान लो ये हमारा डेटा है, ओके, और ये हमारा डेटा है और ये मान लो ये फंक्शन है, ओके, जिसके अंदर आप डेटा रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा है। तो जो भी डेटा है वो मेमोरी लोकेशन पे सेव होता है, तो उसका कुछ मेमोरी एड्रेस होता है, जैसे कि इसका 200 है। ठीक है, तो जैसे भी हम इस डेटा को सेंड करना चाहते हैं फंक्शन को, ओके, तो एक्चुअली ये डेटा सेंड नहीं होता, इसका एड्रेस चला जाता है किसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर। तो इसका एड्रेस कितना है, 200। ओके, अब फंक्शन ने अगर इस एड्रेस के ऊपर कुछ चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। ओके, मतलब फंक्शन को हमने तो पास किया है डेटा, लेकिन कैसा पास किया है, कॉल बाय रेफरेंस, मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस। मेमोरी एड्रेस जो होता है उसी को रेफरेंस कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस। तो वो डेटा, हम डेटा पास नहीं कर रहे, डेटा का एड्रेस पास करते हैं फंक्शन को। अब फंक्शन के अंदर एड्रेस मिला तो वो इस एड्रेस पे जो भी चेंज करेगा वो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस पे जो डेटा है इसके अंदर चेंज होगा। ओके, मतलब फंक्शन के आउटसाइड भी क्या हो रहा है, इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, और इसी को कहा जाता है साइड इफेक्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। सो अगर आप यूज करना चाहते हो कॉल बाय रेफरेंस, तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस जो है ये यूज होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। ओके, तो गोलैंग के अंदर पॉइंटर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पॉइंटर बहुत डेंजर माना जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन ही सब कुछ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। क्योंकि जो भी प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शन हो या फिर डेटा हो, सारा मेमोरी लोकेशन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अगर मेमोरी लोकेशन को अगर कोई प्रोग्राम एक्सेस करता है तो सिस्टम को क्रैश कर सकता है। तो दीज आर द वेरी सेंसिटिव थिंग्स एंड दैट इज़ द पावर of a Golang, okay, because it direct access the memory location hardware। so और इसका थोड़ा परफॉर्मेंस स्पीड इसलिए है कि ये डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पे काम करता है। ठीक है, तो चलो ये कॉन्सेप्चुअली तो अभी पता चल गया। अभी हम देखेंगे इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, हियर हाउ टू इम्प्लीमेंट कॉल बाय रेफरेंस।
ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि कोई फंक्शन है, ओके, तो हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फंक, और फंक के अंदर हम जैसे कि हम उसका नाम देते हैं चेंज डेटा, ये हमारा फंक्शन है। और इस फंक्शन को हम कुछ आर्गुमेंट डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमें एक नंबर पास करना है नम, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर, ओके। और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये क्या है, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, दिस इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटर वेरिएबल, ओके। ये पॉइंटर है, मतलब इस वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम मेमोरी एड्रेस पास कर सकते हैं, लेकिन किसका, जो इंटीजर वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस इसको पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस ले लेगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नम जो है इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई डी रेफरेंस करेंगे उसको, नम इक्वल टू 50 एंड इधर क्लोज करेंगे इसको, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे गोलाइन के अंदर। मान लो कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे var x इज इक्वल टू 50 इज 100 करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी ये x हमारा इसको 100 कर दिया हमने, तो डायरेक्टली ये हमारा मेमोरी लोकेशन बन गया यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो ये हो हमारा मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो मान लो कि यहाँ पे कोई तो भी x यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है, और यहाँ पे 100 इसका वैल्यू मिला है, ओके। और इसका मेमोरी एड्रेस है 4000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, उसका नेम है चेंज डेटा। अब इस फंक्शन को हम डायरेक्टली x नहीं पास करते, उसका मेमोरी एड्रेस पार करना है %x। तो जैसे भी % करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका मेमोरी एड्रेस ले लेगा 4000, और ये यहाँ पे क्या आएगा 4000 मेमोरी एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे %x, तो मेमोरी एड्रेस आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल हुआ, ये इस यहाँ पर आया है, और ये जो मेमोरी एड्रेस है ये 4000 किसके अंदर चला गया, नम के अंदर चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेटा हमारा कॉपी नहीं हुआ है, डायरेक्टली उसका मेमोरी एड्रेस गया है। फिर यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे अब यहाँ पे स्टार नम, मतलब नम के अंदर क्या है 4000, इसको स्टार कर दिया तो इसकी लोकेशन पे गया है यहाँ पे, और क्या रख दिया हमने 50। तो पहला कितना था 100, तो अभी कितना हो गया उसकी जगह पे 50 हो गया यहाँ पे, अभी कितना हुआ यहाँ पे 50 हो चुका है। और जैसे ही फंक्शन क्लोज हो गया, डायरेक्टली रिटर्न यहाँ पे आया, और नेक्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt println, और यहाँ पे x प्रिंट करेंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, क्योंकि x के अंदर क्या है 50। तो मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्टली हमने x पास किया है किसी फंक्शन को, और उस फंक्शन के अंदर क्या हुआ है, हमारा डेटा चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। तो ओरिजिनल डेटा, ये ओरिजिनल डेटा है, इसके अंदर क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, ओके। तो ये क्या है, इसका साइड इफेक्ट है। तो इसी, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है साइड इफेक्ट। तो आप पॉइंटर इस तरीके से यूज कर सकते हो यूजिंग अ फंक्शन, ओके। तो फंक्शन को आर्गूमेंट आप डिक्लेयर कर सकते हो, पॉइंटर आर्गूमेंट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी नाउ सेकंड में हम लेंगे फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर। अभी हम देखेंगे फंक्शन रिटर्निंग द पॉइंटर, ओके। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम देखेंगे कि फंक्शन पॉइंटर को भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है आपका फंक, और यहाँ पे है, जिसको नाम दिया हम डेमो, ओके। और ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है स्टार इंटीजर पॉइंटर, ओके। और मान लो इसके आगे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। वेरिएबल है यहाँ पे var एज इज इक्वल टू 30, ठीक है।
अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर, मतलब ये इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा, मतलब मेमोरी एड्रेस। सो यहाँ पे रिटर्न एम्परसेंड एज, ठीक है। तो इस टाइम ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एज का मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ओके। अब इस फंक्शन को अगर कॉल करोगे तो यहाँ पे एज पॉइंटर वेरिएबल, एज पॉइंटर शॉर्ट हैंड वेरिएबल, फंक्शन का नाम है डेमो, और ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। तो जैसे भी डेमो फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे गया है डेमो के ऊपर, और इसने रिटर्न किया है मेमोरी एड्रेस ऑफ एज, और उसके बाद ये रिटर्न होता है तो यहाँ पे रिटर्न, इसकी जगह रिटर्न वैल्यू आती है, तो इसका मेमोरी एड्रेस एज का जो भी है, फॉर एग्जांपल 300, ये मेमोरी एड्रेस किसके अंदर गया, एज पॉइंटर के अंदर गया। अब हमें ये मेमोरी एड्रेस है, इसके ऊपर वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 30, इसको प्रिंट करना है, तो इसको डी रेफरेंस करो, प्रिंट fmt डॉट प्रिंट स्टार एज पॉइंटर, स्टार एज पॉइंटर, ओके। और जैसे इसको प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 30, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन पॉइंटर को भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर। पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, वो कि दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, ओके। सो पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर रेफर टू स्टोर memory address, store memory address of other pointer, ठीक है। अब पहले हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया था वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए, लेकिन अब पॉइंटर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का, पॉइंटर का क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, इसी को कहा जाता है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। सो मान लो यहाँ पे जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, वेर पॉइंटर, ये पॉइंटर है ऑफ पॉइंटर ऑफ इंटीजर, ओके। तो 2 स्टार अगर देते हो तो इसका मतलब P क्या है, ये पॉइंटर है ऑफ पॉइंटर ऑफ इंटीजर, पॉइंटर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से, चलो देखेंगे इसको, ठीक है। सो मान लो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेर एक्स इंटीजर टाइप इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो जैसे भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये मेमोरी एलोकेट कर दी, यहाँ पे ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, मतलब कहीं ना कोई मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है, तो यहाँ पे एक्स ऑक्यूपाई हुआ है, उसके अंदर 50 चला गया है, और उसका मेमोरी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। अभी हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो कि इस इंटीजर एक्स से इसका एड्रेस स्टोर करेगा, जो हमने देखा था, वेर पॉइंटर स्टार इंटीजर इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, ओके। तो अब ये जो वेरिएबल है P, जैसे ही हमने P डिक्लेयर किया, इसका डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर एड्रेस स्टोर करेगा, इंटीजर वेरिएबल का। तो यहाँ पे P के लिए मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ है, उसका मेमोरी एड्रेस है 400, और उसके अंदर हमने क्या दिया है, एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स का एड्रेस क्या है, 200 चला गया P के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वेर पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ अ इंटीजर पॉइंटर, मतलब ये इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ, उसका मेमोरी एड्रेस 800। अब ये क्या करेगा, जो कोई इंटीजर पॉइंटर है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। तो हमारे पास इंटीजर पॉइंटर कौन सा है, पी, तो यहाँ पे एम्परसेंड हम पी का एड्रेस दे देंगे। तो पी का एड्रेस मतलब कौन सा, ये जो वेरिएबल है पी, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने पी रखा है, पी मतलब ये वेरिएबल, ये एड्रेस स्टोर करेगा पी का। तो पी का एड्रेस कितना है 200, तो 200 चला गया, मतलब यहाँ पे 200 चला गया। ठीक है, एम्परसेंड पी। तो ये क्या है, ये पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर है, मतलब क्या है कि ये वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे चेन कैसे हो गई, ये 200 एड्रेस इसका है, सॉरी 200 इसका एड्रेस पॉइंटर का 400 है यहाँ पे, 400 ना सर, हाँ वही बोलने वाला था। ये 400 इसका है और ये इसका है। ठीक है। तो ऐसी चेन बन चुकी है। ठीक है। सो इसी को कहा जाता है पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, मतलब आप किसी दूसरे पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस आप स्टोर करने के लिए और पॉइंटर वेरिएबल रख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है। अभी आप इसको वैल्यू आपको क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल आपको ये लास्ट वाला जो है 200, ये इस एड्रेस की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो आपको आउटपुट में 50 चाहिए। ठीक है। अतः आपके आउटपुट में 50 चाहिए, तो आप उसको किस तरीके से करोगे, यहाँ पे तो आपके पास मेमोरी एड्रेस है पी, मतलब पी वेरिएबल है, उसके बाद 400 है। ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, fmt डॉट प्रिंट, अब पी के आगे पे स्टार लगाओगे, उसको डी रेफरेंस करोगे। ओके, स्टार पी। अब जैसे भी स्टार पी करोगे, मतलब पी के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है 400, उस एड्रेस पे जाएगा 400 पे, और उसके एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है 200। अब ये 200 के 200 जो है ये मेमोरी लोकेशन पे 50 है, तो हमें फिर इसको स्टार लगाना है, मतलब ये 200 है, 200 का लोकेशन पे जाएगा और उसके ऊपर की जो वैल्यू है इसको प्रिंट करेगा, मतलब 50 को। तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा यहाँ पे 50। तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा, दिस विल बी योर आउटपुट। ओके। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है, अगर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर यूज किया है तो आपको डी रेफरेंस करने के लिए आपको डबल स्टार लगाना है, मतलब आप उसको डी रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है। तो इसको और अच्छी तरीके से अगर समझना है तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी लेंगे, पी का मतलब क्या है 400, तो पी की जगह पे क्या आया है 400। अब पी को हम पहला स्टार लगाएंगे 400, मतलब ये का क्या करेगा, ओके, तो इसको हम पहला स्टार लगाएंगे, 400 को पहला स्टार लगाया हमने यहाँ पे, मतलब ये 400 पे जाएगा और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू निकाल के लाएगा। तो अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ चुकी है हमारी 200। अब 200 को और एक स्टार लगाया हमने, तो यहाँ पे 200 पे जाएगा ये, और उसके ऊपर जो वैल्यू है 50, तो यहाँ पे क्या आ गई 50 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 स्टार यूज करना है और पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर यूज करना है। ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो आपका डी रेफरेंस हो जाएगा, और लास्ट में जो पॉइंट किया था P1 ने उसकी वैल्यू आपको 50 ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉइंटर का इस्तेमाल करके आप एक बार मेमोरी लोकेशन आपके पास आ गया तो उसको फिर आप खुद ही ढूंढते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का कि पॉइंटर। ओके। सो नाउ okay, so these are about the pointer of a pointer. Okay. हेलो। हाँ, यस सर एक बार फिर से बताओगे क्या, कौन सा, यही पॉइंटर ऑफ पॉइंटर? नहीं समझा आपको, नहीं थोड़ा जम्बलिंग हो रहा है। देखो सिंपल बात है यहाँ पे, देखो
अब यहाँ पे पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का कंसेप्ट क्या है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ where p और ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर इंटीजर। ओके, सो पहला स्टार क्या है, इसका मतलब पॉइंटर क्या है, पहला स्टार क्या है, मतलब ये मेमोरी पॉइंटर, एड्रेस। ये पॉइंटर है, मतलब ये क्या करेगा, टू स्टोर ए मेमोरी एड्रेस, स्टोर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा ये। यस सर। ओके, लेकिन किसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, इंटीजर पॉइंटर का, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर पॉइंटर का, हाँ सर। मतलब जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, इंटीजर वेरिएबल का नहीं, इंटीजर पॉइंटर का स्टोर करेगा। ठीक है, तो अभी देखो हम एक हायरार्की बनाते हैं, जैसे var x, ये इंटीजर है, इसके अंदर मैंने 50 रखा, var ये पॉइंटर है ऑफ इंटीजर। ओके, मतलब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, मतलब x का। अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पे var पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब स्टार लगाया, मतलब ये इंटीजर एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन किसका, जो इंटीजर पॉइंटर है, मतलब इंटीजर पॉइंटर, तो इंटीजर पॉइंटर कौन है यहाँ पे, p, तो p का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, इज इक्वल टू %p। ठीक है, सो नाउ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का हम लेआउट निकालते हैं कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने x डिक्लेयर किया था, तो x यहाँ पे मान लो, x यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है, उसकी वैल्यू 50 है और मेमोरी एड्रेस है 200। ठीक है, उसके बाद p डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे p डिक्लेयर हुआ है, p के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, और p के अंदर क्या रखा है हमने, %x, म्हणजे x का एड्रेस कितना है 200, और p का भी एक एड्रेस होता है जैसे 400। अब नाउ यहाँ पे pp डिक्लेयर किया है, तो हम यहाँ पे pp वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसके अंदर क्या रखा है %p, मतलब p का मेमोरी एड्रेस कितना है 400, और p का भी एक मेमोरी एड्रेस है 800। ओके, तो ये हो गए हायरार्की। अभी आपको मान लो कि ये 50 नंबर प्रिंट करना है, 50, तो सबसे पहले पॉइंटर pp से लेके आपको लास्ट वाला नंबर प्रिंट करना है। तो पहले पॉइंटर pp क्या करेगा, उसके अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर क्या वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा $pp। तो $pp जैसे भी हम लगाएंगे तो उसके अंदर, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंटर ऑफ पॉइंटर ऐसा यूज करेंगे, तो pp के अंदर क्या है 400 आया। अब हम क्या करेंगे, 400 मेमोरी लोकेशन पे हमें जाना है, तो 400 मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए हम $pp लगाएंगे, तो जैसे भी स्टार लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा 400 पे, तो 400 पे क्या मिला 200, 400 लोकेशन पे 200 है ना एड्रेस। अब हमें 200 एड्रेस से जाना है, 200 जो है वो मेमोरी लोकेशन पे जाना है यहाँ पे, तो फिर हम और क्या करेंगे, फिर डबल स्टार लगाएंगे pp, तो डायरेक्टली ये 200 लोकेशन है, इसके अंदर क्या स्टोर है 50, तो ये 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे fmt प्रिंट ln ** pp। ओके, तो फाइनली आपका आउटपुट आएगा 50। अंडरस्टूड किस तरीके से हो रहा है यस सर, पॉइंटर? अभी समझ में आया। ओके, या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को तो बहुत आता है। जैसे कि हम डिक्लेयर करेंगे var x पॉइंटर ऑफ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर 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 पॉइंटर, जितना चाहे उतना हम पॉइंटर पॉइंटर इंटीजर। ठीक है, तो इतना भी पॉइंटर यूज कर सकते हैं हम, कितना भी पॉइंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो डेटा, यहाँ पे आप कौन सा भी डेटा टाइप का पॉइंटर बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर पॉइंटर इज वर्क, इस अ पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर इज वर्क। okay, so this is how your pointer of pointer is work. Okay,
सो ओके, नाउ वी आर इट्स अ टाइम ऑफ कोडिंग। अभी कोड देखेंगे इसका। ठीक है, कोडिंग करके देखेंगे कि ये जो हमने देखा है कॉन्सेप्ट, ये किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, पॉइंटर के अंदर और भी कुछ बहुत कॉन्सेप्ट है, थोड़े थोड़े देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोग्रामिंग करते हुए पॉइंटर के ऊपर ही प्रोग्रामिंग है आपकी। अगर फ्रेमवर्क पे जाओगे, जैसे कि गिन गॉनिक है, गोरिल्ला है, मक्स है, या और फास्ट HTTP है, तो यहाँ पे पॉइंटर पे ही काम है। ओके, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से करो ये चैप्टर को। ठीक है, तो चलो अभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं बेहतर तरीके से। ये वाइट थीम अच्छा दिख रहा है क्या ब्लैक ही अच्छा है? ब्लैक ही अच्छा है। वाइट अच्छा है। वाइट अच्छा है या ब्लैक अच्छा है? ब्लैक बहुत मैं ब्लैक प्रेफर करूंगा सर। ब्लैक ना? ओके, आपको कंसेप्ट पता चला है, साइड इफेक्ट क्या होता है ये? यस सर। अभी एक बाहर का इंस्टीट्यूट है, एक इसकी स्टॉप पैकेज मेन फंक मेन, और यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, सो तो राइट नाउ अभी यहाँ पे हम फंक्शन का देख रहे थे, फंक्शन। ओके, तो मैं हम यहाँ पे फंक चेंज डेटा, इसके अंदर हम एक नम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वो क्या होगा? इंटीजर पॉइंटर, मतलब इंटीजर एड्रेस ले लेगा। ओके, इंटीजर मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, ये एक्सटेंशन काम कर रहा है। ओके, सो तो ये इसके अंदर हम चेंज करेंगे स्टार नम इक्वल टू 100। ठीक है, इसको चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे नम वेयर नम, ये इंटीजर टाइप का इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, नम, और हम अब क्या करेंगे, ये जो प्रिंट एलन fmt डॉट, ये लोड लेता है यार। लिनक्स में ऐसा नहीं होता है, फास्ट चलता है लिनक्स में, विंडोज में। सो प्रिंट एलन नम, तो फंक्शन कॉल करने से हम पहले इसको चेंज नम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद fmt डॉट प्रिंट एलन बिफोर कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉल होने से पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा को प्रिंट किया है। और हम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे चेंज डेटा, और इसको पास करेंगे % एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, और अभी हम इसको कॉल करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे आफ्टर। ओके, आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी नम की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल प्रोग्राम कर दिया हमने। एक फंक्शन ले लिया है, फंक्शन को हम एड्रेस पास करेंगे कॉल बाय रेफरेंस, और वो फंक्शन के अंदर ही उस एड्रेस पे वैल्यू चेंज करेगा, और बाहर हम प्रिंट करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट फंक्शन पॉइंटर, मतलब हम पॉइंटर का इस्तेमाल फंक्शन के अंदर कर सकते हैं पैरामीटर डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे गो रन main डॉट गो, ठीक है, और जैसे भी एंटर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पहले 100 था नम का वैल्यू, यहाँ पे
लेकिन फंक्शन हमने कॉल किया और बाद में इसको चेक किया तो इसका वैल्यू 50 हो गया। मतलब क्या हुआ है, साइड इफेक्ट हुआ है फंक्शन का। साइड इफेक्ट मतलब फंक्शन को हमने पास किया लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो इसका इफेक्ट बाहर भी हुआ है। ओके, तो इसी को कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस, और विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर यू कैन अचीव द कॉल बाय रेफरेंस। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट देखा था, फिर ये फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, एंड उसके बाद हमने देखा था पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। ये दो ही कॉन्सेप्ट देखे थे आज, ठीक है। तो इस दो ही कॉन्सेप्ट पे हम आज प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है। तो मान लो कि एक फंक्शन हम ले लेंगे यहाँ पे, फाउंड पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, इसके अंदर कोड करेंगे, ठीक है, पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर नम, जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर हम लिखेंगे 50। अब इस नम का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल रखेंगे p, और इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर पॉइंटर, मतलब इंटीजर मेमोरी एड्रेस, इंटीजर वेरिएबल का। तो यहाँ पे नम हमारा इंटीजर है तो उसका मेमोरी एड्रेस p को दे दिया। फिर p का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, पॉइंटर ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, p का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो अभी ये नम का एड्रेस p ने स्टोर कर दिया, p का एड्रेस डबल p ने स्टोर किया है, तो ये हो गया पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो p सबसे पहले हम यहाँ पे fmt डॉट println, तो सबसे पहले अगर p करोगे आप तो p का मेमोरी एड्रेस है, p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो प्रिंट होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे pp करोगे फॉर एग्जांपल, सो pp के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे गो मोड रन कमांड, ओके, इसको कॉल ही नहीं किया आपने। ओके, तो इसको कैपिटल P करो तो ये नहीं आएगा आपको, और इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो जब तक इसको हम कमेंट आउट करेंगे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। अब जैसे इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, मेमोरी एड्रेस आया है किसका, पी के अंदर मेमोरी एड्रेस किसका है, p का, ये p का मेमोरी एड्रेस आया है। अभी हमें क्या करना है, p के मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वेरिएबल का एड्रेस है उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पी का मतलब क्या है, यहाँ पे पी के अंदर ये मेमोरी एड्रेस है p का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, fmt println स्टार pp करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस के ऊपर जो मेमोरी एड्रेस है, ओके, तो वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे थ्योरी में हमने देखा था कॉन्सेप्ट वही है जो आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया, क्योंकि ऐसा बोलने में और ड्रॉ करने में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम ले रहा है वो प्रोग्राम, ये देखो यहाँ पे। सो पहला p हमने प्रिंट कर दिया, ओके। तो इसने क्या प्रिंट किया, पी के अंदर ये पॉइंटर का एड्रेस है, p का एड्रेस है ये, और फिर स्टार p कर दिया, मतलब इस एड्रेस के ऊपर क्या स्टोर है, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, ये नम वेरिएबल का एड्रेस है, और फिर उस नम वेरिएबल के एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, फिर स्टार करेंगे हम यहाँ पे नीचे, और स्टार लगाएंगे, तो उस वेरिएबल के ऊपर की वैल्यू अभी प्रिंट होगी आपको। ये देखो फाइनली आ गई p वैल्यू।
कशामध्ये एक स्टार के लिए एक स्टार करने पर क्या मिलता है, पी के अंदर जो वेरिएबल है उसका एड्रेस मिलता है, और पी के वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है वो और एक स्टार लगाने के बाद मिलता है। थ्योरी में दिया है, देखो वो पढ़ो यहाँ पे, देखो मैंने थ्योरी में तो वही दिया है, ये देखो यहाँ पे, ओके। इसको ये जो मैंने पीडीएफ दिया है, ये जो लिख के दिया है, इसको थोड़ा सा ये करो, रिवाइज करो, ओके। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो फिर से हम उसको क्लियर कर देंगे, नो वरी, बट जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, ओके। सो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क होती है, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ेगा आपको, ये कैसे काम करता है, क्या है, ओके। तो सी लैंग्वेज के अंदर तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, सी लैंग्वेज का ही कॉन्सेप्ट है ये। अब मैंने सी में बहुत मास्टर लेवल पे पढ़ाई की, इसलिए मेरे को ये पता है, ये तो सी का ही है पूरा, मेरा जो स्किल है ये सी का है, तो मुझे ये यहाँ पे सब समझ रहा है, ओके। तो उस टाइम मैंने 2010 में पढ़ाई किया था सी का, तो उसका स्किल है एक्चुअली, तो वहाँ पे बहुत पढ़ाई किया था, 18 घंटा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ज़रूर नहीं कि सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, यहाँ पर भी आप सीख सकते हो, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और पॉइंटर को ध्यान में रखो, पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम गिनगॉनिक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे गिन, तो पूरा पॉइंटर के ऊपर काम है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ आपको, इसलिए डिफिकल्ट है, क्योंकि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कोई लेता ही नहीं आपको, गो लाइन में कोई लेता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एडिशनल ये टॉपिक दे रहा हूँ, तो एडिशनल और कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ये जो हमारा प्रोग्रामिंग के ये फीचर्स है, ये अच्छी तरह से पढ़ो, फिर उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बता ही रहा हूँ, लेकिन इसके छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाएंगे, इसका यूज़ कैसे करना है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की जो भी कुछ फीचर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से परफॉर्म करो, सिंटैक्स ध्यान में रखो, सिंटैक्स एरर नहीं आना चाहिए, कैसे वर्क होता है, कोड कैसे लिखना है। उसके बाद हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर अभी सेंड कर देता हूँ मैं आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। जॉब्स बहुत अवेलेबल है गोलाइन पे, देर इज़ टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कितना ये आए आने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, अगर आप उस तरीके से स्टडी करोगे। और फाइनली हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी देखेंगे, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, और ज़्यादा लेने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जो कोई भी इसको मिस करे वो इस लेक्चर को देख सकते हैं, ये आप यूट्यूब पे मैं अपलोड कराऊंगा। तो पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसके ऊपर कोई आपको लगता है कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वीडियो लाइव लेक्चर हमने अपडेट किए थे, किसी ने देखे, टाइम मिला है किसी को देखने, या फिर कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी? देखिए ना सर वीडियो, समझ में आ रहा है वो? बिल्कुल सर। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू द कोड, ओके सर। यस सर सर तुम्ही जे असाइनमेंट क्वेश्चन्स दिले होते ना, त्याच्यामधला 6th and 7th नंबरचं जे क्वेश्चन आहे ना सर, ते मला कळालं नाही नेमकं कसं काय करायचंय ते, जस्ट 1 सेकंड, म्हणजे this, okay. हाँ, यहाँ पे 6 और 7 ना, यस सर। देखो सिंपल है, आपको एक फंक्शन लिखना है, कैलकुलेट टोटल एरिया, ओके। और आपको क्या करना है कि एक शेप जो है, एक इंटरफेस बनाना है, और उसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग अलग अलग शेप, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, और फिर क्या करना है, उसकी एक स्लाइस बनाना है,
स्लाइस के अंदर सारे शेप्स जो है उसका ऑब्जेक्ट बना के सेव करना है और उसको लूप लगा के उसका एरिया की सम निकालनी है। इतना ही है आपको, टोटल एरिया ऑफ ऑल शेप्स इन स्लाइस। उसके बाद टेस्ट योर इम्प्लीमेंटेशन बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल सर्कल, एडिंग देम टू द स्लाइस एंड पासिंग द स्लाइस टू कैलकुलेट। तो ये दोनों एक ही प्रोग्राम का पार्ट है। मतलब आपको एक फंक्शन लेना है कैलकुलेट एरिया, ओके। फिर आपको क्या करना है कि इंटरफेस बनाना है शेप नाम से, उसके अंदर एक मेथड देनी है एरिया नाम की, और वो मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने, रेक्टेंगल का स्ट्रक्ट, सर्कल का स्ट्रक्ट, और सारे उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना अपना एरिया लिखेंगे। फिर सबका ऑब्जेक्ट बना के एक स्लाइस में रखना है और वो स्लाइस कैलकुलेट एरिया को पास करनी है, और फिर कैलकुलेट एरिया के अंदर लूप लगा के सारे स्लाइस में जो शेप ऑब्जेक्ट है उसका मेथड का सम करना है एरिया का। तो टोटल सर ते सगळं केलंय मी, पण ना जे स्लाइस आपण क्रिएट करते ना, तर स्लाइस मध्ये सर मल्टिपल शेप्स आपण घेणार आहोत, जसे की रेक्टँगल, स्क्वेअर अँड ट्रायंगल, आणि ते स्लाइस आपल्याला पास करायचे फंक्शनला, ओके। हां आणि फंक्शन मग ते फंक्शन वन बाय वन त्याच्यामध्ये जे स्लाइस मध्ये जे एलिमेंट्स लाईक रेक्टँगल, स्क्वेअर आणि ट्रायंगल त्याचा एरिया कॅल्क्युलेट करणार तो फंक्शन आणि रिटर्न करणार। पण स्लाइस मध्ये आपण जे एलिमेंट देत आहे ना सर, हां स्लाइस मध्ये जे आपण एलिमेंट देत आहे तर ते कसं काय स्लाइस वर तर आपण वन बाय वन त्याला हे करणार ना, जे पॅरामीटर्स ते घेत आहे ते कसं आयडेंटिफाय करणार की या फंक्शनला हेच पॅरामीटर्स घ्यायचे, कारण की सगळ्यांचे एरिया कॅल्क्युलेट फॉर्म्युला तर डिफरंट। आपको शायद इंटरफेस समझ में नहीं आया है कि इंटरफेस देखो, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टाइप शेप इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एरिया नाम से एक मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करनी है आपको, और ये मेथड रिटर्न करेगी फ्लोट 64, ओके। मतलब ये एक एरिया, तो अभी सबको इस एरिया मेथड को ही फॉलो करना है ना। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाऊंगा, टाइप रेक्टेंगल स्ट्रक्ट, ये एम्प्टी स्ट्रक्ट बनाना है मुझे, ठीक है। टाइप सर्कल, मैं अभी फिलहाल एम्प्टी बना रहा हूँ, आप डेटा भी ले सकते हो। हाँ, टाइप सब ट्रायंगल स्ट्रक्ट, ओके। अब ये सारे क्या करेंगे, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारे। अब मेथड क्या है हमारा, एरिया, तो फंक। अब पहले कौन इम्प्लीमेंट करेगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओके। और मेथड का नाम क्या है, एरिया, और रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट 64 करेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है वो आप यहाँ पे रिटर्न करो, रेक्टेंगल का कितना है 23 फॉर एग्जांपल 40.24 या फिर 40.50 करेंगे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल ने उसका एरिया लिख दिया उसके अंदर। सेम इसी तरीके से हर एक क्या करेगा, अपना अपना एरिया निकालेगा। रेक्टेंगल ने उसको इम्प्लीमेंट किया, अब इसको सर्कल इम्प्लीमेंट करेगा, सर्कल, सर्कल अपना एरिया उसको अंदर रिटर्न करेगा 50, और फिर इसके बाद ट्रायंगल, वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा ट्रायंगल, और उसका एरिया है मान लो 60। तो मतलब एक स्टैंडर्ड है एरिया, स्टैंडर्ड आपने डिक्लेयर किया है, उसी को सब फॉलो कर रहे हैं और अपना अपना एरिया निकाल के दे रहे हैं। सिर्फ आपको फिर एरिया मेथड ही कॉल करनी है। तो यहाँ पे आपको फिर मेन के अंदर स्लाइस बनाना है, यहाँ पे वेरिएबल ऑल एरिया, ऑल शेप, ऑल शेप, ये है स्लाइस ऑफ शेप, स्लाइस ऑफ शेप है ये। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, शेप, स्लाइस ऑफ शेप बनाओगे, शेप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं। सबसे पहले सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे सर्कल का व्यार रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाओगे किस तरीके से, रेक्टेंगल, उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। व्यार सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, सर्कल, और यहाँ पे व्यार ट्रायंगल, ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाओ, ट्रायंगल, इसके ऑब्जेक्ट बन चुके हैं यहाँ पे 3, ठीक है। फिर शेप, सबके अंदर शेप को सबने इम्प्लीमेंट किया है, तो शेप का स्लाइस बनाओ, रेक्टेंगल उसके अंदर पास करो, कॉमा सर्कल, कॉमा ट्रायंगल,
हो गया। अभी फिर इसको क्या करना है, शेप को एक फंक्शन बना के उसको पास करना है, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे फंक्शन बनाओ इसको कैलकुलेट करने के लिए, फंक टोटल एरिया, टोटल एरिया। और इसको हम क्या पास करने वाले हैं, शेप, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, ऑल शेप का शेप स्लाइस, सॉरी स्लाइस ऑफ अ शेप, तो ऑल, और उसका डेटा टाइप ये क्या करेगा, शेप का स्लाइस ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लगाओ, फॉर अंडरस्कोर कॉमा आइटम, या फिर ईच शेप कुलन इक्वल टू रेंज ऑल। तो एक एक उसमें से एक एक शेप निकालेगा, और फिर आपको यहाँ पे एक सम के लिए वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल सम, या फिर टोटल में शुरू में 0 रखेंगे, और यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड ऑपरेटर शेप डॉट एरिया, सॉरी यहाँ पे फ्लोट है ना अपना, तो यहाँ पे हम 0.0 रखेंगे, तो ये फ्लोट बनेगा, क्योंकि फ्लोट है ना उसके अंदर, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। फिर ऐसा डिक्लेयर करो, या फिर इसको आप ये भी कर सकते हो, फ्लोट 64 डिक्लेयर कर सकते हो, और इसके अंदर कुछ रखने की बाय डिफॉल्ट 0 रखोगे, 0.0, तो ये फ्लोट हो गया। तो यहाँ पे टोटल शेप की एक ही मेथड है ना, एरिया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पास करेंगे, सबका सिर्फ एरिया मेथड ही शेप के अंदर जाएगा, इम्प्लीमेंट किए वाला। नहीं, एक शेप ले रहा है ना वो, ऑल में से एक शेप ले रहा है, उसका एरिया टोटल के अंदर टोटल हो रहा है ना। और fmt डॉट println, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टोटल एरिया दिखाएंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू प्लस टोटल। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इतना कन्वर्ट करने से बेहतर है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब मैं आपको यहाँ पे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टोटल एरिया, और इसको पास करना है ये ऑल शेप। हो गया आपका प्रोग्राम यहाँ पे। तो इसको ये करके हम देखेंगे इसका टोटल कितना आता है। गो मॉडर्न एरिया, देखो टोटल एरिया कितना है सारे शेप का, 151.5। तो ये करना था आपको। तो ये आपको एक इंटरफेस आपने डिक्लेयर किया है, इंटरफेस, उसके अंदर एक शेप मेथड रखिए, तो कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और फाइनली सबका शेप मेथड ही कॉल होगा, क्योंकि हमने टाइप शेप लिया है यहाँ पे, तो वो शेप मेथड ही कॉल होगा, क्योंकि आपको कोई मेथड लेने का कोई जरूरत नहीं। शेप का टाइप है तो उसी सिर्फ एक ही मेथड आएगा, उसके अंदर कोई मेथड ही नहीं आएगा। देखो शेप डॉट करे तो एक ही आएगा एरिया, और उसी को तो हर एक ऑब्जेक्ट ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उसी ऑब्जेक्ट का एरिया मेथड कॉल होगा। ये ट्राइंगल का कॉल होगा, ये सर्कल का होगा, और ये रेक्टेंगल का। उन्होंने रिटर्न जो किया है वो वैल्यू ऐड कर दिया हमने टोटल, और टोटल प्रिंट कर दिया। हॅलो सर, हाँ यस, मला असं म्हणायचंय सर की जे आपण स्लाइस घेतला ना, स्लाइस मध्ये आपण 3 एलिमेंट्स घेतलेत, रेक्टेंगल, स्क्वेअर आणि ट्रायंगल. तर जे स्लाइसचा जे रेंज फंक्शन घेतला आता आपण, तर रेंज 1 बाय 1 इटरेट करणार प्रत्येक एलिमेंटला. तर हे ना अगोदर इटरेट केले, समजा रेक्टेंगल आहे, तर आता रेक्टेंगल घेतल्यावर रेक्टेंगलचंच फंक्शन कॉल व्हायला पाहिजे ना शेपवाला, एरियावाला. हाँ ना, मग इथं रेक्टेंगल, आता बघ इथं रेक्टेंगल आहे ना, तो इथं आता आपण काय केलं, ये क्या है, शेप है। तो जैसे हम इसको रेक्टेंगल पास करते हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर जो शेप मेथड है, ये मेथड कॉल होगा उसका, ये रेक्टेंगल, ये एरिया मेथड। फिर ये इम्प्लीमेंट किया है ना हमने, किसका मेथड है, ये शेप का मेथड है ना। तो जिसने शेप का मेथड इम्प्लीमेंट किया है, जैसे भी हम एरिया कॉल करेंगे ये मेथड, तो जिसने इस एरिया को इम्प्लीमेंट किया है, इसने भी इम्प्लीमेंट किया है, इसने भी, तो ये मेथड कॉल होगा आपका, ये अंडरस्टूड शीतल? यस सर, यस सर, समझ में आया सर? त्या दोन्हींचं नाव म्हणजे सेम असेल तेव्हाच असं होईल ना मग? नाव, हाँ देखो इम्प्लीमेंट कैसे करें हम इंटरफेस को। हमने एक शेप नाम का इंटरफेस बनाया है, उसके अंदर एक मेथड रखी है। ये कौन सी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट, इसमें अंदर कोई बॉडी है क्या, नहीं, कोड नहीं है,
फिर इसका Yes. कोड अपने अपने हिसाब से बनाओ। रेक्टेंगल ने उसका ये उसी मेथड को कोड लिखा उसके हिसाब से, सर्कल ने उसी का कोड लिखा है, और जब कॉल करोगे तो आप शेप का ऑब्जेक्ट से इसी मेथड को कॉल करोगे। इस मेथड को कॉल करने के बाद जो जो ऑब्जेक्ट है इसके, वो ऑब्जेक्ट हमने इस शेप में पास किए, मतलब स्लाइस बनाई उसकी। तो स्लाइस के अंदर जैसे भी ये रेक्टेंगल पास किया तो रेक्टेंगल का एरिया मेथड कॉल होगा, ये सर्कल का तो सर्कल का कॉल होगा, ट्रायंगल का, लेकिन सबका एरिया मेथड ही कॉल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक फॉर्म फिलअप करना है, तो हमने डिफाइन करके रखा है नेम, एज, जेंडर, ये इंटरफेस बना के रखा। फिर उसके अंदर स्टूडेंट ये अपना नेम रखेगा, है ना, स्टूडेंट भी अपना रखेगा। वैसे हमने यहाँ पे एरिया बना के रखा है, फिर हर कोई अपना अपना एरिया उसके अंदर रखेगा अपना अपना, लेकिन एरिया तो सबके लिए सेम ही होगा ना। Yes, sir. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये आपको इंटरव्यू में बोलते हैं ऐसा करके दिखाओ प्रैक्टिकली, कि राइट एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस करके दिखाओ। ऐसा ये क्वेश्चन मैंने दिए ना, ये इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ऐसी कोडिंग करके दिखाना पड़ता है सारी चीज़ों को। वो खुद एग्जाम्पल देंगे आपको, आपको वो एग्जाम्पल करके दिखाना पड़ता है कोडिंग में, ठीक है। तब जाके बड़े बड़े पैकेज मिलती है, लाखों में सैलरी मिलती है, ठीक है। लेकिन इतना इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। कई इंटरव्यू में इतना प्रैक्टिकल भी नहीं पूछते, थ्योरी पूछते, और गोलाइन का तो कोई इंटरव्यू टफ होगा ही नहीं आपका, क्योंकि रिज्यूमे नहीं आती, इसके प्रोफाइल नहीं मिलते, तो ऐसा कोई नहीं। पर ध्यान रखो मैक्स टू मैक्स पढ़ाई करने का और प्रैक्टिकल करने का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के ऊपर है इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड? Sir, yes. ओके, तो ये था हमारा पॉइंटर। इसको मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ जिप फाइल। ये जो जिप फाइल है गोलैंग सुदर्शन, ठीक है। तो आपको ये पास कर दिया मैंने, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? नो सर। समझ में आया आज का लेक्चर सबको अच्छी तरह से? यस यस सर। ओके, गुड। आई थिंक मुझे लग रहा है बेहतर तरीके से हो रहा है अभी चीज़ें पहले से भी, है ना? हाँ सर। Yes. यस गंगा, ठीक है। ओके, इज देयर नथिंग, देन वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड किया हमने, तो यूट्यूब पे मैं अब इसको डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू। Thank you, sir.